हेलो एवरीवन, MPC 005 का ब्लॉक 3 यूनिट 4 चल रहा है और इसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया था वो था कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब हमने कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन भी पढ़ लिया है, हम कोरिलेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं और हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अब ये टॉपिक जो है ये कंपेयर कर रहा है कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन और कोरिलेशनल डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो ये जो कंपैरिजन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसी को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको जब रिटर्न में लिखना हो तो आपको पॉइंट वाइज लिखने में ईजी हो कि इन्होंने क्या सिमिलैरिटीज़ दी हैं और क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी है उसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो पहला पॉइंट सिमिलैरिटी का, ये पहले सिमिलैरिटी बता रहे हैं। सिमिलैरिटी का पहला पॉइंट है कि कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशन दोनों ही जो मेथड हैं ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स दोनों में ही हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और मैनिपुलेशन करा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कॉजल कंपैरेटिव मेथड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और हम कोरिलेशन की बात करें तो दोनों में ही हम प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना ही हम रैंडमाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये दोनों नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्योंकि इसमें कंट्रोल नहीं है हमें कंडीशंस पे। तो बोथ डिज़ाइन डू नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर। दोनों में ही मैनिपुलेशन नहीं होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। और रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ नॉट पॉसिबल, और इसमें ही हम पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली ग्रुप्स में असाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही ऐसे वाले रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए होते हैं, यानी कि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट होता है, उसी के बेस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। एंड वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व एज दे नेचुरली अकर, तो वेरिएबल्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं लोगों में उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि कॉजल कंपैरेटिव में भी जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसी के कॉज को ढूंढा जाता है, और कोरिलेशन में भी जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है लोगों में, जो वेरिएबल्स जो एट्रीब्यूट्स लोगों में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में रिलेशन निकाला जाता है। तो नेचुरली कैसे अकर करते हैं बस उसी को स्टडी किया जाता है, इसलिए ये प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो ये पहला सिमिलैरिटी है दोनों में। दूसरी सिमिलैरिटी दोनों में है कि कंट्रोल टेक्निक्स दोनों की एक जैसी हैं। कंट्रोल टेक्निक्स मतलब जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इसमें क्या होते हैं कि ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, हमने रैंडमली ग्रुप नहीं बनाया होता। तो कई बार क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स के आपस में डिफरेंसेस इक्वल नहीं होते, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप होता है, उसको कंफाउंडिंग बोला हुआ है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैचिंग और कोटा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो दोनों के केस में ही हम दोनों ग्रुप्स को मैच कराने की कोशिश करते हैं। मैच ग्रुप डिज़ाइन के बेस पे हम करने की कोशिश करते हैं कि दोनों ग्रुप्स मैचिंग हो एक दूसरे से, ताकि कोई फ़र्क ना आए, ग्रुप्स की वजह से फ़र्क नहीं आए। या हम कोटा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करके ये कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं ग्रुप में उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो कंट्रोल टेक्निक्स दोनों में सिमिलर टाइप की है। तीसरी सिमिलैरिटी एट्रीब्यूट वेरिएबल्स की है कि जिस वेरिएबल्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं ना, दोनों ही केस में वो एट्रीब्यूट वेरिएबल्स होते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स का मतलब है जो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे एज आ जाता है। अगर हम को रिलेशन निकाल रहे हैं दो चीज़ों के बीच में तो उसमें हम एज का और एज के साथ मेमोरी का को रिलेशन निकाल रहे हैं कि एज की वजह से मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता है। एज बढ़ती है तो मेमोरी बढ़ती है या कम होती है, तो ये को रिलेशन हो गया। ऐसे ही जब हम कॉजल कंपैरेटिव करते हैं तो हम जेंडर का देखते हैं कि जेंडर की वजह से एग्रेशन लेवल कैसे चेंज होता है। तो अगर मेल जेंडर है तो उसका एग्रेशन लेवल कितना होगा, फीमेल है तो उनका कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स वेरिएबल होते हैं, यानी कि लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बस हम उसके बेस पर डिवाइड करके ग्रुप बना सकते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी है इसमें कि दोनों ही डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं। आई थिंक ये चौथी सिमिलैरिटी है, हाँ दिस इज़ द फोर्थ वन, कि दोनों ही जो रिसर्च हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की हैं क्योंकि वो डिस्क्राइब करती हैं कंडीशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, समटाइम्स ट्रीटिंग इट एज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचुरली वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, या उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये तो सिमिलैरिटी बताई है यहाँ पे। फिर बताएं आगे डिफरेंसेस भी हैं दोनों में, क्योंकि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च अलग चीज़ है और कोरिलेशनल रिसर्च अलग चीज़ है।
कॉजल कंपैरेटिव में कॉजेज ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशनशिप ढूंढे जा रहे हैं। तो डिफरेंसेस भी हैं दोनों में। तो डिफरेंसेस के केस में जैसे अगर हम पहला पॉइंट देखें, आपका ये दिया हुआ है कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि दोनों में जो डिफरेंस ऑफ वेरिएबल है वो क्यों है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जेंडर की वजह से एग्रेशन लेवल में फ़र्क क्यों है मेल और फीमेल में, तो हमने क्या किया, दो ग्रुप्स को ले लिया जो ऑलरेडी जेंडर जो एक वेरिएबल है जो पहले से प्रेजेंट है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और उस वेरिएबल को आपने सिलेक्ट करके दो ग्रुप्स बना दिए मेल फीमेल का जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जबकि कोरिलेशन क्या करता है, ये एक ही सिंगल ग्रुप में ही दूसरे वेरिएबल को कंपेयर करता है। तो कोरिलेशन अगर हम यहाँ निकालेंगे ना तो हम दो ग्रुप्स नहीं लेंगे, हम एक सिंगल ग्रुप ही लेते हैं। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर एज की बात कर ली कि एज और मेमोरी के कंपेयर करेंगे, लेकिन ग्रुप एक ही होगा और उस ग्रुप में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, सिंगल ग्रुप होगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एज के साथ क्या मेमोरी का कोई रिलेशन है, उससे हम जेंडर को नहीं कंसीडर करेंगे। हम देखेंगे क्या एज बढ़ने से मेमोरी कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसमें कोई भी हो सकता है मेल फीमेल, हम एक ग्रुप के अंदर विद इन ही कर रहे हैं, दो फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स करते हैं, एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन देम ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, जिस वेरिएबल में हमें इंटरेस्ट है, और वो ग्रुप प्री फॉर्म्ड होते हैं। एनी ट्रीटमेंट अप्लाई टू द ग्रुप हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उस पर जो ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो कोई चीज़ हम बाद में कर रहे हैं जो चीज़ पहले से हो चुकी है, ठीक है। कोरिलेशन में लुक्स फॉर द रिलेशन विद इन अ सिंगल ग्रुप रादर देन कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस है कॉजैलिटी का। कॉजैलिटी का मतलब जहाँ पे हम कॉज निकालने की कोशिश करते हैं। तो कंपैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, कंपेयर ग्रुप्स बट डज नॉट एस्टैब्लिश कॉजैलिटी। वैसे तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ही निकाल रहे हैं, पर उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। एस्टैब्लिश का मतलब है ऐसे साइंटिफिकली एस्टैब्लिश करना, कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव करके उसको एस्टैब्लिश किया जाता है ना, वो चीज़ नहीं कर सकते। वी आर जस्ट सजेस्टिंग कि हाँ दोनों जो डिफरेंसेस हैं दो ग्रुप्स में उसका कॉज ये हो सकता है। हम जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि ये बाद में होती है, ठीक है। तो इट लुक्स एट दिस डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड देम, उसको समझने के लिए करा जाता है, ठीक है। अब कोरिलेशन में जबकि क्या होता है, डज नॉट कंपेयर टू ग्रुप्स। पहली बात तो दो ग्रुप को कंपेयर करता ही नहीं है, सिंगल ग्रुप के अंदर ही विद इन अ ग्रुप करता है। दूसरा ये कॉजैलिटी तो वैसे भी नहीं एस्टैब्लिश करता, ये रिलेशनशिप ढूंढता है। कॉजल रिलेशन का काम है सिर्फ एक रिलेशन ढूंढना कि क्या एक चीज़ दूसरी चीज़ से कोई रिलेशन में है, पॉजिटिव रिलेशन हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन कोई रिलेशन है भी या नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया दोनों में। तीसरा डिफरेंस है यहाँ पे वेरिएबल का, कि जो वेरिएबल हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में, उनको हम कोई नाम नहीं देते, लेकिन जब हम कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल लेते हैं तो उनको नाम दिए जाते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं और क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे किसी चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो जिससे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो प्रिडिक्टर वेरिएबल हो गया, और जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो क्राइटेरियन वेरिएबल हो गया। ये चीज़ हमने तब समझी थी जब हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि एक प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है, एक क्राइटेरियन वेरिएबल होता है। पर जब हम कॉजल कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इस तरह के लेबल्स यूज़ नहीं करते। तो ये तीसरा डिफरेंस है। और लास्ट में चौथा डिफरेंस है कि किस तरह के वेरिएबल्स लिए जाते हैं दोनों में। तो कॉजल कंपैरेटिव में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लिए जाते हैं। जब भी हम कैटेगरी का यूज़ करते हैं ना, जेंडर हो गया या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो गया या डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स हो गया, तो जब कैटेगरी में करना हो जिसको हम दो ग्रुप्स में बांट सकें तो वो हम कॉजल कंपैरेटिव करेंगे। और कोरिलेशन में हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरे की क्वांटिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, क्वांटिटी देखी जाती है। तो उसमें जैसे इंटेलिजेंस लेवल हो गया या स्कोर हो गए, बच्चों के मार्क्स हो गए, या इनकम लेवल हो गया, एज हो गई, और मेमोरी कितनी है, मेमोरी का स्कोर हो गया। तो इस तरह की क्वांटिटी जब हम देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, क्वांटिटेटिव होता है वो कोरिलेशन। ये चार डिफरेंसेस हैं दोनों में। अब इसके बाद कॉजल कंपैरेटिव को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से भी कंपेयर करा हुआ है, क्योंकि सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है एक्सपेरिमेंटल के साथ। सिमिलैरिटी क्या है, देखो दोनों ही कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल दोनों एस्टैब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और दोनों में ही कंपैरिजन होता है दो ग्रुप्स के बीच में। ये तो एक सिमिलैरिटी है कि कॉजल कंपैरेटिव हो चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, दोनों का काम है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन निकालना
और दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना। एक एक्सपेरिमेंटल होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जैसे हमें पता है ऑलरेडी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रिसर्चर खुद से ग्रुप बनाता है रैंडम सैम्पलिंग करके और उसको दो में डिवाइड करता है। एक ग्रुप को वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना देता है, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप में। ये कब होता है, एक्सपेरिमेंटल में होता है। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव डिज़ाइन में रैंडमली असाइन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आप रैंडमली नहीं बांट सकते, बस आप उनको दो नाम दे सकते हो कि ये कंपैरेटिव ग्रुप होगा और ये कंट्रोल ग्रुप होगा। कंपैरेटिव ग्रुप ही कंट्रोल ग्रुप होता है, तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा। तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो ग्रुप्स हैं उनको सिर्फ हम लेबलिंग कर सकते हैं, तो रैंडमली असाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर ऑलरेडी असाइंड इनटू ग्रुप्स। तो ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये हो गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है और जबकि हम कॉजल कंपैरेटिव में इसको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है क्योंकि मैनिपुलेशन हमारे हाथ में होती है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है। और कॉजल में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, ना मैनिपुलेशन होती है रिसर्चर के हाथ में, ना ही वो कंट्रोल कर सकता है अपने आसपास के वेरिएबल्स को, चीज़ों को, इसलिए वो कॉजल कंपैरेटिव को एक्सपेरिमेंटल नहीं कहा जाता। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। फिर आगे डेटा एनालिसिस बताया है कि जो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन है उसमें जो डेटा एनालिसिस किया जाता है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती है इन बोथ कॉजल कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जहाँ पे हमें दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना है वहाँ पे क्या यूज़ होगा, टी टेस्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना होगा तो स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब इसमें भी दो टाइप के टी टेस्ट होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और दूसरा होता है डिपेंडेंट टी टेस्ट। ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर आप और बेटर तरीके से समझे तो मैंने यहाँ पे इसको नीचे आपके लिए अलग से नोट्स बना रखे हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है ये कंपेयर करता है एवरेज मीन स्कोर बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो मैंने आपको बोला कि हम जैसे दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसमें से भी दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कब यूज़ होता है, जब दो मीन स्कोर, दो ग्रुप के मीन स्कोर को कंपेयर करना हो जो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है। When it is used when you have two groups and the participant in each group are not related or matched in any way। ऐसे दो ग्रुप्स हैं जिसके दोनों पार्टिसिपेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है या आपने मैच करे हुए नहीं है, दे आर नॉट मैच्ड इन एनी वे एंड दे आर नॉट रिलेटेड। एग्जाम्पल देखो, इफ यू वांट टू सी इफ देर इज अ डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर बिटवीन स्टूडेंट्स हु स्टडी विद म्यूजिक एंड स्टूडेंट्स हु स्टडी इन साइलेंस। दो ऐसे ग्रुप हैं, एक ग्रुप है जो म्यूजिक में पढ़ता है, बच्चों का ग्रुप है, और दूसरे बच्चों का ग्रुप है जो साइलेंस में पढ़ता है। दोनों के स्कोर में क्या फ़र्क है, उनका मीन निकाल के उनके स्कोर्स को जब कंपेयर करेंगे तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ होगा। अब डिपेंडेंट टी टेस्ट कब यूज़ होता है, देखो डिपेंडेंट का है लिखा हुआ है कंपेयर द एवरेज स्कोर ऑफ द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट टाइम अंडर टू डिफरेंट कंडीशन। डिपेंडेंट टी टेस्ट का मतलब है ग्रुप एक ही है, उसी को आप दो अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करके उनका डेटा ले रहे हो, और सेम ग्रुप का ही दो डिफरेंट टाइम पे लिया हुआ डेटा या दो डिफरेंट कंडीशन में लिया हुआ डेटा जब होता है तब डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि आप ये मान लो ये विद इन सब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं हम, कि एक ही ग्रुप है हमारा, उसी का डेटा बार बार अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं, तो बिटवीन ग्रुप में तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ होगा और विद इन ग्रुप में डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ होगा। When you have one group that is tested twice, मतलब एक ही ग्रुप को दो बार टेस्ट कर रहे हो, बिफोर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट। यहाँ आपने मैचिंग पेयर्स करा हुआ है जैसे ट्विन्स का और मैचिंग सब्जेक्ट्स का, तो ट्विन्स का आपस में हो रहा है या मैचिंग पेयर्स हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यू वांट टू सी इफ अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव टेस्ट स्कोर। मान लो सपोज एक टीचिंग मेथड से बच्चों के स्कोर इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, आप ये देखना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, पहले उन स्टूडेंट्स का बिफोर टेस्ट होगा, मतलब नए टीचिंग मेथड से पढ़ाने से पहले टेस्ट होगा, एंड उसके बाद टीचिंग मेथड को यूज़ करने के बाद टेस्ट होगा जिसको हम पोस्ट टेस्ट बोलते हैं, यानी प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट होगा। और बच्चे एक ही हैं, ग्रुप एक ही है,
उसका आपने प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। तो उस केस में जो दोनों टेस्ट के मीन स्कोर्स हैं उनको जब कंपेयर करेंगे तो डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगा। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन है, लेकिन वो विद इन ग्रुप है। यहाँ भी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, बट वो बिटवीन ग्रुप है। अच्छा, जब दो से ज़्यादा हो जाते हैं ग्रुप्स, तो ये पहले भी हमने बात करी हुई है कि हम एनोवा का यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा लेवल्स या दो से ज़्यादा ग्रुप्स बना लेते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स टू सी एटलीस्ट वन ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। व्हेन यू हैव 3 और मोर ग्रुप्स टू कंपेयर, हम एनोवा का यूज़ करते हैं। आप जब स्टैटिस्टिक्स करोगे तो उसमें भी ध्यान रखना, दो ग्रुप होंगे तो टी टेस्ट यूज होगा, दो से ज़्यादा होंगे तो एनोवा। यू वॉन्ट टू कंपेयर द टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 3 डिफरेंट टेक्निक्स। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 टेक्निक्स हैं जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो अकेले पढ़ते हैं, कुछ जो ग्रुप में पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो 3 टेक्निक हो गई, अकेले पढ़ने वाले बच्चे, ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे और ऑनलाइन पढ़ने वाले। 3 अलग अलग टेक्निक से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 3 ग्रुप हो गए। तो अनोवा क्या हेल्प करेगा आपको ये डिटरमाइन करने में कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज स्कोर ऑफ अमंग दीज 3 ग्रुप्स, कि क्या इन तीनों ग्रुप में कोई आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो अनोवा इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स। फिर चौथी चीज आती है काई स्क्वायर टेस्ट होता है। ये भी आप अपने स्टैटिस्टिक्स में जब यूज करोगे तो कहाँ यूज करना है, कंपेयर द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ कैटेगरीज टू सी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के बीच में जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कैटेगरीज की, तो यहाँ पे स्कोर नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट है कि कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी काउंट करी जाती है। When your data are in the form of count और frequency rather than score, तो जब आपका डेटा स्कोर की फॉर्म में नहीं होता, काउंटिंग की फॉर्म में होता है। जैसे आप काउंटिंग कर रहे हो कि कितनी बार हुआ, स्कोर नहीं है, काउंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, यू वांट टू सी इफ द पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन among high school student is similar to that of the registered voters in their country। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो प्रेफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी की, कि डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन की, 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है। तो हाई स्कूल के बच्चे कौन सी पार्टी प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू उनकी कंट्री में जो दूसरे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो you count how many students prefer each party, compare this count to the country's voter registration using a chi-square। अब यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स रिपब्लिकन पार्टी को चूज करते हैं, कितने स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चूज कर रहे हैं, और उसका काउंट का कंपैरिजन उनके कंट्री के रजिस्टर्ड वोटर्स की सिलेक्शन से कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे काउंटिंग का जो फ्रीक्वेंसी है ना, कि कितनी बार हुआ, कितने सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का हुआ, कितने सेलेक्ट किए, काउंट है, फ्रीक्वेंसी है, तो काई स्क्वायर का यूज होगा। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। इस तरीके से ये 4-5 टेक्निक्स आपको यहाँ भी इन्होंने यही चीज़ बताई है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं ग्रुप्स के बीच में, तो जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं वो ये 4 तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है। तो यही हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जो है डेटा एनालिसिस में टी टेस्ट यूज़ होता है, और 2 से ज़्यादा हो तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा यूज़ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है। और उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जस्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताई हुई हैं, कि जैसे कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा कब होता है, जब हम बिहेवियरल साइंस पढ़ रहे होते हैं। ये हमने ना उसमें भी पढ़ा है, जब हम कॉजी एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे या हम एक्स पोस्ट फैक्टो पढ़ रहे थे, उसमें भी सेम तरह की एडवांटेजेस थी, क्योंकि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे किसी की एज को, जेंडर को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हमें कॉजल कंपैरेटिव ही करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता या एथिकल नहीं होता करना, ठीक है। एंड समटाइम्स नेचर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सच दैट इट मे कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म टू द पेशेंट। तो कभी कभी फिजिकल या मेंटल हार्म होने का डर होता है पेशेंट्स को, तो उस केस में जैसे अल्कोहल का क्या असर होगा, 4 लेवल ऑफ अल्कोहल दे रहे हो आप, 4 कॉन्सेंट्रेशन देके देखना चाह रहे हो कि चारों का क्या असर होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट में उनको अल्कोहल पीने के लिए दोगे तो वो चीज़ हार्मफुल हो जाएगी उनके लिए। तो इस केस में हम कॉजल कंपैरेटिव करना ज़्यादा बेटर है, कि जो लेते हैं ऑलरेडी, जो एक दिन में एक अमाउंट लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं,
वैसे ग्रुप्स ढूंढ लो और उनका कंपैरिजन करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ज़्यादा कॉस्टली होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लैब कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं, और कॉजल कंपैरेटिव स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ग्रुप है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट या अपना स्टडी कर सकते हो। फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डू परमिट इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएबल दैट कैन नॉट और शुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो ये थोड़ा सा लेस कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रुप बन चुका होता है, और यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि ग्रुप कैसे बनाया जाएगा, आपको ग्रुप बनाने नहीं पड़ते। तो कॉस्ट और टाइम जो है इसमें दोनों में बचता है अगर हम कॉजल कंपैरेटिव करें। फिर बट डिस्पाइट मैनी की एडवांटेजेस, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डज नॉट हैव एनी सीरियस लिमिटेशन। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर एडवांटेज ही है कॉजल कंपैरेटिव स्टडी की, इसकी कोई इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं है। एंड अगर हम लिमिटेशन में पढ़ें तो सिंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ ऑलरेडी अकर्ड सेम काइंड ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी एक्सरसाइज। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन एक ही चीज़ दी है कि जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कंट्रोल्ड होता है सब कुछ, कॉजल कंपैरेटिव में कंट्रोल नहीं होता। दूसरा इन्होंने वही दिया है कि एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन हो सकती है, कॉजल कंपैरेटिव में हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो क्योंकि यही लिमिटेशन है एक तरीके से। एंड और फर्दर दे आर सेइंग के cause of an observed effect may be in fact with the effect itself और there may be third variable। अब कभी कभार एक तीसरा वेरिएबल होता है जो हम कह रहे हैं ना यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, तो एक लिमिटेशन आ जाती है कि कई बार कोई और ही थर्ड वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है जो हमारे रिजल्ट में इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्च हाइपोथेसाइज दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ रीडिंग अचीवमेंट। एक मतलब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि मान लो एक हाइपोथेसाइज किया हुआ है एक रिसर्च जिसमें लिखा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ रीडिंग अचीवमेंट, यानी कि जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हाई होता है या सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई या लो होने से रीडिंग अचीवमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो फॉर दिस रिसर्चर एडमिनिस्टर्ड अ सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑन द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसके लिए रिसर्चर क्या करेगा कि पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट का टेस्ट लेगा उस ग्रुप पे, फिर दो ग्रुप बनाएगा, एक होगा जिसका हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा या हाई सेल्फ एस्टीम होगा, दूसरा ग्रुप बनाएगा जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते हैं हम, किसी की सेल्फ एस्टीम कम ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। तो हम कॉजल कंपैरेटिव में पहले से जो लोग जिनके अंदर कम सेल्फ एस्टीम है उनका ग्रुप अलग बना देंगे, जिनके अंदर ज़्यादा सेल्फ एस्टीम है उनका ग्रुप अलग बना देंगे। फिर इफ़ द हाई सेल्फ एस्टीम ग्रुप शोज हाई रीडिंग अचीवमेंट वी कंक्लूड दैट सेल्फ एस्टीम इन्फ्लुएंस रीडिंग अचीवमेंट। तो अगर हमें लगेगा कि जिनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है उनकी रीडिंग अचीवमेंट भी हाई है, तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि सेल्फ एस्टीम इन्फ्लुएंस करती है रीडिंग अचीवमेंट को। बट लिमिटेशन इसमें क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश वेदर सेल्फ एस्टीम कॉजेज अचीवमेंट। लेकिन लिमिटेशन इसमें ये है कि हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कॉज हो सकती है, कि मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट रीडिंग अचीवमेंट का कॉज हो सकता है, पर हम उसको साइंटिफिकली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल प्योरली नहीं कह सकते कि हाँ उसी की वजह से ही रीडिंग अचीवमेंट हो रही है, ठीक है। तो बिकॉज बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वुड हैव ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि ये पहले से हो चुकी हैं चीज़ें, प्रेजेंट है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू डिटरमिन विच केम फर्स्ट। तो वही चीज़ है जो हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे अब ये मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पहले आया, रीडिंग अचीवमेंट की वजह से सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ा है या सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से रीडिंग अचीवमेंट बढ़ा है। ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है कि कौन सा पहले आया, ठीक है। तो दैट वुड बी पॉसिबल दैट सम थर्ड वेरिएबल, और तीसरा कोई वेरिएबल भी तो हो सकता है, जैसे पेरेंटल एटीट्यूड हो सकता है या पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस हो सकती है। किसी के घर में पेरेंट्स को बुक रीडिंग करने की बहुत आदत है, तो वो बच्चे को बुक रीडिंग की आदत पहले से ही होगी, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये थर्ड वेरिएबल भी बीच में कोई हो सकता है। तो ये लिमिटेशन इसमें आ सकती है, जबकि एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ पता चल जाती है कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो एक ही वेरिएबल से हो रहा है। एंड अगेन इट इज सेइंग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में रिसर्चर कैन नॉट असाइन पार्टिसिपेंट टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दोज ग्रुप। तो हम पहले ट्रीटमेंट ग्रुप में असाइन नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम रीडिंग अचीवमेंट देख रहे हैं तो वो पहले से जिनके अंदर वो है उसी को हमने ग्रुप में डिवाइड करना है। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम विद कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज दैट since the pupil are not randomly placed in the group can differ on other variables that may affect the dependent। अब जैसे इसमें
बोला है कि क्योंकि हमने रैंडमली ग्रुप नहीं बनाए और जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट थे उन्हीं को 2 में डिवाइड कर दिया, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है, जिनका लो है। तो इसमें क्या है कि अदर वेरिएबल्स भी तो इफेक्ट कर सकते हैं। अदर वेरिएबल जैसे सपोज हमने जो हाई कॉन्सेप्ट वाला ग्रुप है उनकी रीडिंग अचीवमेंट बहुत अच्छी है, पर जैसे मैंने बोला कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा वेरिएबल भी हो सकता है, मान लो उनके घर में ऐसा सीन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह होती है इसलिए उनकी रीडिंग अचीवमेंट अच्छी है, तो वो तीसरा वेरिएबल भी तो हो सकता है जिसकी वजह से उनकी रीडिंग अचीवमेंट अच्छी है। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी कैन अज्यूम दीज अदर वेरिएबल्स कैंसल आउट, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम खुद ग्रुप बनाते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं और हम पहले से देख लेते हैं कि हम उन बच्चों को ना लें जिनके अंदर वो चीज़ एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें हमारे हाथ में होती है मैनिपुलेशन। तो ये लिमिटेशंस थी इसकी। आगे ये यूनिट अब हमारा आई थिंक ये ब्लॉक ही पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट यूनिट था यूनिट 4, और ये मैंने जो यहाँ पे आपको ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक समझाई थी, यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बेनिफिट करेगा। अब उसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।